हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। तो चलिए अब आते हैं मेन वीडियो पे, जिसके लिए आप इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि बहुत सारी टीवीज़ के रिव्यूज़ को मिलाकर इस एक वीडियो को बनाया गया है, ताकि आप सब टीवी बायर्स को मैं इतनी क्लैरिटी दे दूं कि आपको पता चल जाए कि कौन सा टीवी आपके लिए बेस्ट होगा। ऑनलाइन मिलने वाले मोस्टली सभी टीवीज़ का रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे कॉस्टली टीवीज़ बच रहे थे, जिन्हें खरीद कर रिव्यू करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं और मेरी टीम ने इस देहरादून सिटी में लोकेटेड ऑलमोस्ट सभी शोरूम्स को विजिट किया है, सिर्फ इसलिए ताकि हर टीवी का परफॉर्मेंस दूसरे टीवीज़ के साथ कंपेयर करके बेस्ट टीवीज़ का सिलेक्शन किया जा सके। कुछ ऐसे भी शोरूम थे जहां फिल्मिंग अलाउड नहीं थी, इसीलिए उन टीवीज़ का जिक्र करते हुए मैं आपको उनकी पिक्चर क्वालिटी नहीं दिखा पाऊंगी, सिर्फ उनका परफॉर्मेंस ही डिस्क्राइब कर पाऊंगी। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको 1 लाख के ऊपर के मोस्टली सारे प्रीमियम टीवीज के परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगी, और दूसरे पार्ट में 1 लाख के नीचे के बेस्ट टीवीज को इंक्लूड करूंगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि वीडियोस के फर्स्ट 2 पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि कुछ मॉडल्स का 55 इंच वेरिएंट 1 लाख से कम में आता है, तो वहीं उनके बड़े साइज 1 लाख से ऊपर चले जाते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसका एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लैरिटी के लिए मैंने इन सारे टीवीज को ओवरऑल रैंकिंग भी दी है। ये सारे प्रीमियम फुली लोडेड टीवीज हैं जिन पे आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है। जो परफॉर्मेंस आपको ये दे देंगे, उनके आसपास का भी परफॉर्मेंस आपको बजट कैटेगरी के किसी भी टीवी में नहीं मिलेगा। आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी साइज चूज कर सकते हैं। सबकी पिक्चर क्वालिटी एक जैसी है। इन सारे टीवीज की परचेज लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इस चैनल की मदद करना चाहते हैं तो बस हमारी लिंक से ही इन टीवीज को परचेज कीजिएगा। उससे हमें बिना कंपनी के रिव्यू यूनिट पे डिपेंड किए प्रोडक्ट्स खरीदकर ऑनेस्ट रिव्यू देने में मदद मिलेगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूरोप में मिल रहे इन बड़े ब्रांड्स के सेम मॉडल्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें यूरोप की फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है, जबकि यहाँ मिल रहे बड़े ब्रांड्स के टीवीज एशिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिससे उनमें लगे पार्ट्स की क्वालिटी यूरोप से डिफरेंट होती है। इसीलिए वहाँ मिल रहे टीवीज का परफॉर्मेंस यहाँ से वेरी करता है, और कई टीवीज में रिफ्रेश रेट और डिमिंग जोन काउंट भी डिफरेंट होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले साल तक मैं एलजी के टीवीज को अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि सोनी और सैमसंग के मुकाबले एलजी के टीवीज में मोशन ब्लर ज्यादा होता है, ब्राइटनेस कम मिलती है, और पिक्चर अपस्केलिंग भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अपने नए मॉडल्स में एलजी ने इन सब इश्यूज को बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। LG के C2 OLED टीवी में लास्ट ईयर के मॉडल C1 से काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम इसे सोनी के OLED टीवी A80K से कंपेयर करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सोनी का ये OLED टीवी LG C2 से काफी कॉस्टली होते हुए भी कुछ मामलों में LG OLED से थोड़ा पीछे रह जाता है। LG का कलर रिप्रोडक्शन मुझे सोनी से बेटर लगा, और HDR ब्राइटनेस भी LG C2 में ज्यादा अच्छी दिखी। इस LG OLED टीवी में जो पिक्चर क्वालिटी मिलती है वो सुपर्ब है। एक एक डिटेल बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्प्ले होती है, और कलर्स इतने वाइब्रेंट, डीप और शाइनी दिखते हैं जैसे उन पे लैमिनेशन किया गया हो। डॉक्टर स्ट्रेंज के इस मैजिकल क्यूब को जिस क्लैरिटी से ये LG OLED टीवी दिखा रहा है, उस तरह का एक्सपीरियंस मुझे कभी भी किसी दूसरे टीवी में नहीं मिला है। लेकिन USB के थ्रू सोनी की पिक्चर अपस्केलिंग LG C2 से बेटर है। जब मैंने ये फुल HD मूवी सोनी टीवी पे प्ले की तो उस टीवी ने उसे काफी अपस्केल कर दिया, जितना मैंने आज तक किसी भी टीवी में ऑब्जर्व नहीं किया है। LG C2 की पिक्चर अपस्केलिंग भी बहुत शानदार है, लेकिन वो मुझे सोनी से थोड़ी सी इंफीरियर लगी। इसके अलावा सोनी में गूगल UI दी गई है, जो LG के वेब OS से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देती है। ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि OLED पे आपको जितनी अट्रैक्टिव पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, वो आपको किसी भी दूसरे टीवी में नहीं मिल सकती है, चाहे वो सैमसंग का नियो QLED टीवी ही क्यों ना हो। LG का ये OLED टीवी हार्डकोर गेमिंग के टॉप स्पेक्स के साथ आता है, इसलिए गेमिंग के लिए भी ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसमें ना ही ब्लूमिंग और ना ही लाइट ब्लीडिंग का इशू होता है, लेकिन बर्न इन और इमेज रिटेंशन का डर सभी WOLED टीवीज में होता ही है। उम्मीद है कि QD OLED टीवीज में आगे चलकर ये इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन अभी OLED टीवीज में ये रिस्क तो है।
पर एक अच्छी बात यह है कि LG अपने टीवीज पे 3 साल की वारंटी दे रहा है, जिसे आप फर्दर एक्सटेंड करा के 5 साल भी करा सकते हैं। और 5 साल आजकल एक टीवी के लिए अच्छी लाइफ मानी जाती है। तो इस मामले में भी LG OLED टीवी सोनी OLED से बेटर होंगे। अगर आपका बजट कम है और आप OLED ही लेना चाहते हैं तो आप LG B2 OLED के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं Sony X95K और Samsung Neo QLED टीवी QN90B की। तो Sony X95K टीवी एक बहुत ही बढ़िया टीवी है जो मिनी LEDs के साथ आता है। इसमें आपको हाई ब्राइटनेस के साथ साथ HDR का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। टीवी का कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत वाइब्रेंट है। ये टीवी बैकलाइट को इफिशिएंटली हैंडल करके ओवरऑल इंप्रेसिव पिक्चर क्वालिटी क्रिएट करता है। ब्लूमिंग की बात की जाए तो नॉर्मली इस टीवी पे ब्लूमिंग कोई खास नोटिसेबल नहीं होती है, लेकिन इस मामले में Samsung QN90B टीवी इस सोनी टीवी से ज्यादा अच्छी तरह से ब्लूमिंग कंट्रोल करता है। उसमें आपको डार्क सीन्स में भी ब्लूमिंग हार्डली दिखती है। Samsung Neo QLED टीवी भी बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस के साथ आता है। अगर कोई टीवी OLED के क्लोज का परफॉर्मेंस देता है तो वो Samsung QN90B टीवी है। इस Samsung टीवी के व्यूइंग एंगल्स भी Sony X95K से बेटर है। Samsung Neo QLED पे एंगल शिफ्ट होने पे भी कोई नोटिसेबल कलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखता है, लेकिन Samsung Neo QLED टीवी का HDR डार्क सीन परफॉर्मेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। Samsung पे कलर सोनी से थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट जरूर दिखते हैं, लेकिन सोनी पे HDR वीडियोस में हाईलाइट की डिटेल्स ज्यादा अच्छी दिखती हैं। वहीं Samsung पे ब्लैक क्रश की काफी प्रॉब्लम आती है। शैडो डिटेल्स आपको सोनी पे ज्यादा अच्छी मिल जाती हैं। हालांकि Samsung Neo QLED टीवी पे ब्लैक्स बहुत डीप दिखते हैं, लेकिन वो डिटेल्स को ओवर पावर भी करते दिखते हैं, जिससे डार्क सीन्स की डिटेल्स खो जाती हैं। इसके अलावा USB के थ्रू जो पिक्चर स्केलिंग आपको LG OLED, Sony X95K और Sony X90K टीवीज पे मिल जाती है, वो Samsung के इस मिनी LED टीवी पे नहीं मिलती है। जब मैंने Samsung Neo QLED टीवी पे ये 4K HDR मूवी प्ले की तो डार्क सीन्स में मुझे चेहरों पे थोड़ी डिजिटल नॉइज दिखाई दी, जो सोनी और LG OLED टीवी पे बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा Sony X95K पे आपको Samsung Neo QLED टीवी से बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। सोनी पे दी गई Google TV UI Samsung की Tizen UI से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ग्रांट करती है। इसके अलावा सोनी में आपको डॉल्बी विजन सपोर्ट मिलता है, जो Samsung नहीं देता है। अगर मुझे इन तीनों टीवीज में से इन्हें रैंकिंग देनी होगी तो मैं LG OLED को सबसे ऊपर रखूंगी, फिर Sony X95K को रखूंगी और एंड में Samsung Neo QLED टीवी को प्रेफरेंस दूंगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वो LG C1 OLED टीवी को ले सकते हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर C1 OLED आपको C2 से बहुत सस्ता मिल रहा है तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप C2 ले, क्योंकि उसकी पिक्चर स्केलिंग, ब्राइटनेस और मोशन हैंडलिंग तीनों C1 से बेटर है। और क्योंकि C2 लेटेस्ट मॉडल है, इसलिए हो सकता है कि कंपनी ने इसमें बर्न इन और इमेज रिटेंशन के इश्यूज को भी रिड्यूस करने की कोशिश की हो। तो अब आते हैं इनसे नीचे प्राइस पे बिकने वाले टीवीज पे, जिनमें Sony X90K, Sony X85K, Samsung The Frame 2022 और TCL C835 टीवीज इंक्लूडेड है। यहाँ Sony X90K टीवी की इस लिस्ट को टॉप करता है। इस सोनी टीवी में आपको बहुत बढ़िया ब्राइटनेस, विविड कलर्स और बेहतरीन HDR परफॉर्मेंस मिलता है। हालांकि डिमिंग जोन्स इस टीवी पे बैकलाइट को अच्छे से हैंडल करती हैं, लेकिन बहुत ब्राइट सेटिंग्स में ब्लूमिंग डार्क सीन्स में विजिबल होती है। इस Sony X90K टीवी में लास्ट ईयर के मॉडल X90J के मुकाबले ब्लूमिंग थोड़ी सी ज्यादा दिखती है, लेकिन सोनी टीवी की पिक्चर सेटिंग्स में ब्लैक्स और गामा लेवल एडजस्टमेंट के इतने इफेक्टिव ऑप्शंस मिलते हैं, जिन्हें ट्वीक करके आप ब्लूमिंग को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इस ग्रुप के टीवीज में आपको Sony X90K पे बेस्ट HDR परफॉर्मेंस मिलेगा, साथ ही साथ बढ़िया पिक्चर स्केलिंग मिल जाती है। OTT कंटेंट देखने वालों के लिए मिड रेंज कैटेगरी में ये बेस्ट ऑप्शन है। चाहे वो HDR या HDR पिक्चर क्वालिटी हो या फिर ऑडियो, सभी इस टीवी की अच्छी है। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला ये टीवी PS5 गेमिंग के लिए ALLM और VRR के साथ एक बहुत बढ़िया
बढ़िया ऑप्शन है। इसके बाद मैं Sony X85K को रखूंगी। Sony X85K एक बहुत ही बढ़िया टीवी है जिसका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। हाई ब्राइटनेस और विविड कलर्स के साथ ये टीवी आपको अच्छा HDR परफॉर्मेंस भी देता है। ये टीवी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो इसे गेमिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन बनाता है। लास्ट ईयर के मॉडल X85J से इसमें आपको कुछ इनहैंस्ड फीचर्स मिल जाते हैं जिनमें से एक ब्राविया कैम का सपोर्ट भी शामिल है। अब बात करते हैं सैमसंग द फ्रेम 2022 की, जो एक एस्थेटिकली प्लीजिंग टीवी है जो वॉल माउंट होने के बाद आपके लिविंग रूम की शोभा बढ़ा देता है। मेरे ओपिनियन में मोर देन अ टीवी इट इज अ पीस ऑफ आर्ट, क्योंकि सैमसंग द फ्रेम टीवीज को आर्ट डिस्प्ले के लिए ही पर्टिकुलरली बनाया गया है। इसलिए इस 2022 मॉडल को इम्प्रूव करके स्क्रीन को मैट डिस्प्ले दिया गया है जिससे उस पर डिस्प्ले हो रहा आर्ट वर्क बिना किसी शाइन के बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। और पिछले मॉडल्स के कंपैरिजन में इस मॉडल के आर्ट मोड के एक्सपीरियंस को और बेटर किया गया है। अब आते हैं इस टीवी के परफॉर्मेंस पे, तो अनडाउटेडली इस टीवी का HDR परफॉर्मेंस काफी अच्छा है जिसमें ब्राइटनेस बहुत बढ़िया दिखती है। लेकिन ये बात हम इसके HDR परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोल सकते हैं। ये टीवी HDR के डार्क सीन्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। रेगुलर HDR कंटेंट्स व्यू करने वालों के लिए ये टीवी अनसूटेबल होगा। आजकल जब डॉल्बी विजन के कंटेंट्स बहुत आ रहे हैं तब भी सैमसंग का अपने इस कॉस्टली टीवी में भी डॉल्बी विजन ना देना एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। इससे कहीं बेटर HDR परफॉर्मेंस आपको Sony X85K में मिल जाता है। इतना कॉस्टली होते हुए भी इसकी पिक्चर क्वालिटी सैमसंग Q60B जो इससे बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है उससे कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इस सैमसंग टीवी पे ब्लैक क्रश की प्रॉब्लम दिखती है, डार्क पोर्शन की डिटेल्स मिसिंग होती है। USB के थ्रू पिक्चर अपस्केलिंग भी आपको Sony X85K पे बेटर मिलती है। इसके अलावा इस टीवी का व्यूइंग एंगल भी अच्छा नहीं है। सिर्फ डायरेक्टली सामने से देखने पे पिक्चर क्वालिटी अच्छी दिखती है, साइड से कलर्स वॉश्ड आउट होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जो टीवी लिविंग रूम के लिए ही डिजाइन किया गया हो उस पे कंपनी ने व्यूइंग एंगल्स खराब क्यों दिए हैं। हालांकि सैमसंग द फ्रेम HDMI EARC के थ्रू डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करेगा, लेकिन इस पे आपको DTS सपोर्ट नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से ये टीवी उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है जो आर्टिस्ट है और अपना वर्क इस पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, और आप तब भी इस टीवी को खरीद सकते हैं अगर आप ज्यादा HDR कंटेंट नहीं देखते हैं, सिर्फ जनरल प्रोग्राम्स ही देखते हैं और साथ ही साथ गेमिंग भी करते हैं। सैमसंग द फ्रेम गेमिंग के लिए काफी अच्छा टीवी है जिसमें आपको गेमिंग के हाई एंड फीचर्स मिल जाते हैं। अब नंबर आता है TCL के C835 QLED टीवी का, जिसमें बैकलाइट सोर्स के लिए मिनी LEDs लगी आती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट अ फैन ऑफ TCL टीवीज, क्योंकि इंडिया में मिल रहे सेम मॉडल के टीवीज की पिक्चर क्वालिटी यूरोप में मिल रहे टीवी से इंफीरियर होती है। वहाँ रोकू मॉडल्स रिलीज किए जाते हैं जिनकी पिक्चर क्वालिटी सचमुच बहुत बढ़िया होती है और आफ्टर सेल सर्विसेज भी इस कंपनी की वहाँ बहुत अच्छी होती हैं, जबकि इंडिया में TCL की सर्विसेज बहुत बुरी हैं। इसी वजह से मैं TCL टीवीज का रिव्यू अवॉइड करती हूँ, लेकिन TCL का ये C835 मिनी LED टीवी एक अच्छा टीवी है जिसकी पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो दोनों ही काफी अच्छी हैं। TCL C835 में आपको बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिलती है। टीवी गेमिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें आपको 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के अलावा ALLM, VRR, FreeSync सभी मिल जाता है। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी अट्रैक्टिव है और ऑडियो काफी लाउड और क्लियर है जो एक बड़े रूम के लिए भी सफिशिएंट होती है। अब बात करते हैं इस टीवी के कॉन्स की, तो इस टीवी पे HDR डार्क सीन परफॉर्मेंस Sony X90K या फिर Sony X85K जितना बढ़िया नहीं मिलता है। टीवी में ब्लैक क्रश का इफेक्ट दिखता है, HDR डार्क सीन्स में डिटेल्स खोती नजर आती हैं। हालांकि टीवी पे हाई ब्राइटनेस और लोकल डिमिंग दी गई है, लेकिन ये टीवी बैकलाइट को Samsung QN90B जितना इफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाता है, जिससे ब्लूमिंग नोटिसेबल होती है। लोकल डिमिंग को हाई पे रखने पे टीवी पे काफी ब्लूमिंग विजिबल होती है और उसे लो करने पे टीवी के डार्क सीन्स में क्लाउडिंग का इशू आ जाता है। इसके अलावा इस टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग सिर्फ एवरेज ही है। TCL की इंडिया में ब्रांड वैल्यू, इसकी खराब आफ्टर सेल सर्विसेज और नॉट सो एक्सेप्शनली गुड पिक्चर क्वालिटी देखते हुए मुझे इस टीवी का प्राइस काफी ज्यादा लगता है। तो दोस्तों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पे इन सारे टीवीज की रैंकिंग देख रहे हैं जो मैंने उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे दी है। इससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये भी याद रखिए कि सब 1 लाख की कैटेगरी में मैं जो भी टीवीज मेंशन करूंगी उनमें से किसी का भी परफॉर्मेंस इन प्रीमियम टीवीज के क्लोज नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।